सभी को नमस्कार। मैडम का बात मुझे बोलने का एक बड़ा अटपटा सा हो गया है, क्योंकि मैडम डिपार्टमेंट के तरफ से जो बोले हैं उसके बाद वहीं पे पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। तो चलिए मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मैं बंगाल से आता हूँ, मेरा जन्म बिहार में हुआ था, जमालपुर में। तो और मेरा ससुराल भी भागलपुर में है। तो बंगाल और बिहार का एक अलग ये है। तो बचपन का बात आपको बताता हूँ, तो जिससे आपको पता लगेगा कि मेरा एनिमल हस्बेंड्री में आना तो एक्सीडेंटल है। मैं जान के नहीं आया था, लेकिन मुझे लग रहा है वो एक्सीडेंट का होने का कारण बहुत पहले था। एक कारण ये था कि मैं बचपन में दूध अगर पिया हूँ तो बकरी का दूध ही पिया हूँ, क्योंकि मैं नानिहाल में पैदा होने के बाद जमालपुर में जब रहते तो घर में 2 बकरियाँ थी, और मुझे दूध उतना ही आधा गिलास दूध नसीब होता था, वो बकरी का दूध मिलता था। और पता नहीं एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर बनने में वो बकरी का दूध का जरूर कुछ माँ के दूध के साथ उसका भी कोई रहा होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल याद आता है, मेरा बुआ जी जो मेरा पिताजी से भी बड़े थे, तो वो एक ऐसे फिगर थे, शादी नहीं की तो हमारे घर में ही रहती थी, मतलब हम लोग इकट्ठा बड़े हुए। तो उनको पैसा मिलता था। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, उनका जो पेंशन का जो पार्ट होता था फ्रीडम फाइटर पेंशन का, तो अनमैरिड डॉटर को मिलता था। वो बहुत बाद में शुरू हुआ था, लेकिन मुझे याद है उनका एक सोर्स ऑफ इनकम था बकरी पालन। वो क्या करते थे, पालने वाले पालने के लिए देते थे। तो खुद अपने 5 बकरियां खरीदी, 5 जो सोशली पुअर जो आसपास के गरीब महिला थे उनको दे देते थे। और सहज हिसाब होता था, पहले बार ब्लैक बंगाल गोट में 1 बच्चा होता है, तो जो पहला बच्चा हुआ तो उसका मतलब जिनको पालने दिया, अगले वर्ष से जनरली 2 और 2 से अधिक बच्चा होता तो आधा आधा, जब भी वो उसको बेचेंगे तो उनका आधा पैसा उनको, आधा पैसा उनको, बाकी कोई लेन देन का हिसाब नहीं था। एंड शी यूज्ड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि मुझे याद है कि उनका करीब करीब 15-20 लोग थे। और मुझे अभी भी याद है उनका मृत्यु के बाद कई लोग मिलने आए थे जो मैं मिला नहीं था। उन लोग सब उनके वो दिए हुए छोटा सा सोर्स से, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग का मॉडल होगा कि उस समय बैंक इतना, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ 1976-80 के आसपास, मैं भी छोटा था। तो मुझे याद आता है कि उस समय माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट होगा भी, तो मुझे नहीं, तो उस समय पता नहीं था। मैडम ने 2-3 बात कही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैडम को मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि बकरी का मीट जो है वो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि हम एक्सपोर्ट के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में मीट मिलना, और उसके लिए कोई निवेश करके कोई एक मीट प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, उसका मेन कारण है कि उनको इनपुट मटेरियल का फ्लो नहीं मिल पा रहा है। तो डिमांड इतना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी कि मैडम जैसे हम डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंट में, पिछले साल की डाटा अगर देखें तो देयर इज़ ए इंक्रीज ऑफ 200% और 258% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ गोट मीट। और ओमान एक कंट्री है जो करीब 84% गोट मीट खाली वही लेते हैं। तो ऐसे नहीं कि डिमांड नहीं है डोमेस्टिक मार्केट में। हम लोग मैडम प्योर वेज है और मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। मैं खाली एकादशी और मंगल और बृहस्पति छोड़ के बाकी सभी दिन लंच डिनर में पक्का नॉन वेज खाता हूँ। तो बकरी का मीट का देखेंगे तो हर साल 2 बार बकरी का मीट प्राइस बढ़ता है, एक ईद के समय और एक होली नहीं तो दीपावली के समय, 3 बार मान लीजिए। मैं हिसाब देख रहा था 2015 में गोट का मीट का कीमत था 350 रुपया पर किलो, और आज के दिन में 800 रुपया। वो भी अगर आप मार्केट में जाके खुद खड़े होके फ्रेश लेंगे, और आपको बिहार बंगाल में और आसाम में ब्लैक बंगाल मीट चाहिए तो 900-1000 रुपया के नीचे आपको मीट मिलेगा नहीं। और इस मीट का सबसे बढ़िया चीज़ ये है जो हमने अभी तक यूएसपी नहीं कर पाए ब्लैक बंगाल ब्रीड का, कि ये हंडी वाला मीट है, आपको प्रेशर कुकर का ज़रूरत नहीं है। प्रेशर कुकर दिए तो मीट
ख़त्म। तो ये हंडी वाला मीट है और उसका जो चामड़ा है, लेदर है, जिसको मोरक्कियन लेदर लोग बोलते हैं, ब्लैक बंगाल गोट का, वो भी बहुत बड़ा एक बिजनेस है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो एक बात वहाँ पे बन सकती है। दूध में चटली जी थोड़ा सा नाराज़ हुए मेरे ऊपर, मैं जब बोला कि बकरी का दूध का एनेक्डोटल रेफरेंस है। मैं भी 2 इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रह चुका हूँ। जब डायरेक्टर होता हूँ तो हमारा दिल और दिमाग दोनों उनके साथ जुड़ जाता है। मैडम मुझे रोज़ याद कराते हैं सुबह शाम कि आप ICR के नहीं हो, आप डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हो, है ना। तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। 2024 में एक डॉक्टर ठाकुर करके हैं, उनका एक रिव्यू आर्टिकल निकला था। आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि संभावनाएं बहुत है। पीपल आर टेलिंग दैट गोट मिल्क्स आर थेराप्यूटिक इम्पोर्टेंस। किसी ने 50 लोगों के ऊपर स्टडी किया, किसी ने 100 लोगों के ऊपर किया, बट वो डाटा जो है इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मेडिकल फैटर्निटी, जिसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। तो उसको हम उसके तरफ हम जा नहीं पाएंगे। तो एक बड़ा उसका एक समस्या है। तो जब तक एक लार्ज सैंपल बेस्ड क्लिनिकल स्टडी क्लिनिकल इंस्टीट्यूट के साथ, मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ, और नहीं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो हैदराबाद में है, NIN है, इनके साथ मिलके नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। मैं बात को छोटा करूंगा और मैं 2-3 पॉइंट और बता दूं कि 22 अप्रैल को नाच कॉम्प्लेक्स में मैडम का अगुवाई में एक हम लोग नाच फाउंडेशन के साथ मिलके एक राइट शॉप कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी आमंत्रण किया। मैं कुछ लोगों को शायद उस लिस्ट में नहीं थे, तो मैं सभी को आमंत्रण करूंगा। अगर मेरा नंबर भी है, डॉक्टर दत्ता है, तो आप अगर आना चाहेंगे तो आप मुझे एक बार, हाँ मैं वो ले लूँगा जी। तो मैं राइट। तो एक राइट शॉप में हम लोग कुछ काम करेंगे। मेन उसमें जो विषय है कि हम लोग सभी लोग अपना अपना तरीक़ा से अपना प्रचेष्टा लगा रहे हैं, कोशिश में हैं कि कुछ तरीक़े से उसको गोट सेक्टर का भलाई हो। लेकिन इसका भी एक क्लस्टर अप्रोच लेना पड़ेगा। मतलब एक तो क्लस्टर का, सेक्टर का क्लस्टरिंग ज़रूरत है जो, लेकिन हमारा जो एफर्ट्स है और एफर्ट करने वाले लोग हैं उनको भी एक क्लस्टरिंग का ज़रूरत है। नहीं तो हम सब साइलोज में अपने लेवल में काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता लग रहा है। एक मैडम से भी बात हो ही रही थी, कई बार हम लोगों ने ये किया, जो हमारा जो NLM का प्रोग्राम है तो उसमें हम लोन देते हैं 100 गोट का मिनिमम। आप 100 गोट लाने के लिए मैं जो सुन रहा था दीदियों से, तो उनको तो 5 गोट के लोन के लिए 20,000 रुपया लोन लेना पड़ा। आप 100 गोट के लिए अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट है, 10 लाख का प्रोजेक्ट में 50% हम अगर देते हैं तो 5 लाख हम देंगे, और 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपया। तो जिस आदमी के पास 1 लाख रुपया पहले से ही होगा वो तो लेकिन जिस सेक्टर को हम बात कर रहे हैं, जिन महिलाएं दीदियों की बात कर रहे हैं, उनके पास शायद 1 लाख रुपया नहीं है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से करना है, तो उसमें एक हमारा स्कीम में एक विषय है जिसके ऊपर अब लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं इसलिए खुलेआम बता रहा हूँ ताकि कुछ सुझाव आ पाए। मतलब हमारा जो स्कीम है उसका नाम, मैं खुद उसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ में की इम्प्रूवमेंट का बात है कि वहाँ पे हम लोग ज़मीन का भी व्यवस्था किया कि मिनिमम इतना एकड़ ज़मीन, शायद 5 एकड़ तो 500 के लिए है, स्क्वायर फीट के हिसाब से कुछ ज़मीन का व्यवस्था किया है। तो कई बार क्या होता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है उनके पास निजी जगह में तो अपना छोटा ज़मीन होता है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मालिकाना में ज़मीन को दिखाने के लिए कुछ व्यवस्था आइदर स्कीम में करना पड़ेगा, नहीं तो कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि वो जो समूह है वो हमारा स्कीम में आ जाए। नहीं तो स्कीम बहुत बढ़िया है कि आपको 100% का अगर स्कीम है, 50% हम देंगे, 40% का आप लोन लीजिए, 10% अपना लगाइए और आप उसको काम में करिए, अच्छे से आगे बढ़ाइए। एक बात और मैडम, हम लोगों ने अभी NLM के अभी 3-4 दिन पहले हम लोग एक बना रहे थे कि जो हमारा करीब 1400 प्रोजेक्ट है जो गोट में हम लोग दिए हैं अभी तक,
और जिसमें 435 करोड़ रुपया करीब हम लोग सब्सिडी दिया है, छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन उसमें एक विषय जो चतली जी कह रहे थे उसके साथ एक आना है कि जो गोट फार्म है, जो एंटरप्रेन्योर गोट फार्म बनाए हैं, उस समय में हमें पता नहीं था कि स्कीम कैसे चलेगी। तो हमारा स्कीम का गाइडलाइन थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। हमने ये नहीं बोला कि आपको गोट फार्म बनाना है तो एक पर्टिकुलर ब्रीड का ही गोट फार्म बनाना है, ऐसे हमने बंधन नहीं रखा था। लेकिन उससे क्या दिक्कत हो रहा है कि समझ लीजिए मेरे पास अगर 100 गोट है तो हमने 50 गोट ए, 20 गोट बी ऐसे मिक्स रख दिया। और गोट को कई लोगों ने अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा है, उसका ब्रीडिंग अलग अलग होती है, लेकिन कई लोगों ने क्या किया, इकट्ठा कर लिया। तो जो मिक्स ब्रीडिंग बन के आ रहा है तो हमारा किसी काम का नहीं है। काम का नहीं मतलब वो इनकम तो जनरेट कर रहा है, लेकिन जो एक इस स्कीम का जो एक मुद्दा था कि हम लोग एक अच्छा ब्रीडिंग रिसोर्स और एक रिसोर्स पॉपुलेशन बनाएंगे, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके ऊपर हम एक काम कर रहे हैं कि 1400 में कितना गोट फार्म ऐसे है, एंटरप्रेन्योर्स ऐसा है जहाँ पे प्योर ब्रीड वो मेंटेन कर रहा है। और आगे स्कीम में एक दिशा देना कि हम उनको अलाउ करें, ताकि जब हम गोट खरीदते भी हैं तो हमें पता होना चाहिए कहाँ से गोट खरीद रहे हैं, उसका सोर्स कहाँ है, उसका व्यवस्था कैसे है। एक बात और है कि गोट मिल्क जो अभी भी कलेक्ट हो रहा है कंट्री में, करीब 2 से 3% टोटल प्रोडक्शन का, वो जनरली मिक्स्ड हो जाता है, कलेक्शन पॉइंट में मिक्स्ड होके वो फिर बिकता है। तो जब तक मैडम जैसे बार बार कह रही है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक उसका एक वैल्यू चेन नहीं बनेगा और वो वैल्यू चेन का वैल्यू भी नहीं होगा, तब तक कोई बनाएगा भी नहीं। और हमें अगर गोट मिल्क पीना है आज के दिन में तो आई एम मोर डिपेंडेंट ऑन, कहीं पे किसी को बोलेंगे थोड़ा गोट मिल्क दिला दो। और फिर एक मीथ भी चलता है सोसाइटी में कि गोट मिल्क अगर डेंगू के लिए पीना है तो आपको रॉ मिल्क पीना है, तो उबाल के नहीं पीना है। लेकिन बकरी का दूध में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहता है, जैसे ब्रुसेलोसिस के कॉमन है, पैराट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रुसेलोसिस है। तो दूध को तो उबाल के ही पीना है। तो जब तक वैल्यू चेन प्रॉपर नहीं होगी, जिसमें जो क्लस्टर के माध्यम से हो सकता है, वो तब तक संभव नहीं है। 2 विषय और है, एक डिजीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से दीदियों ने बताया भी है कि जो बच्चे का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। उसका एक मेन कारण ये है कि मैं दीदियों को बताना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा कि मेन कारण क्या है कि जो बकरी का दूध देने का क्षमता है माँ का, उसके ऊपर बकरी का बच्चे का मृत्यु दर डिपेंड करता है। पहला, क्योंकि अगर वो माँ ही अच्छा से दूध नहीं दे पा रही है तो बच्चा ठीक से ग्रो नहीं करेगा। और बकरी का जैसे एक से अधिक बच्चा होता है कई बार, तो हो सकता है जो दूध आ रही हो माँ के थन में वो एक बच्चा के लिए सफिशिएंट हो, और 2 और 3 बच्चे के लिए। आप ब्लैक बंगाल गोट जिसके पास आप देखेंगे कई बार 3-4 बच्चा भी होता है। और 4 बच्चा तो हम एक बंगाल में कहावत है, मतलब मैडम बड़ा मज़ेदार कहावत है, हम लोग बोलते हैं कि बकरी का 3 नंबर बच्चा हो क्या। तो बकरी का 3 नंबर बच्चा होने का मतलब है कि बकरी का थन 2 है, तो 2 ही बच्चा दूध पीता है, और तीसरा बच्चा जो फालतू में कूदता रहता है ना, वो किसी काम में, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलता है दूध पीने का, और वो ज़्यादातर कारण में वो मर भी जाता है। तो बकरी का 3 नंबर बच्चा बंगाल में एक बहुत कॉमन कहावत है कि फालतू में बकरी का 3 नंबर बच्चा क्यों बने घूम रहे हो। तो नहीं, बट इसका विषय ये भी है कि जब तक आपके पास माँ का हेल्थ ठीक नहीं हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब माँ प्रेग्नेंट हो बकरी, उस समय में सही से न्यूट्रिशन अगर व्यवस्था करे ड्राई पीरियड में, तो थोड़ा सा बकरी का हेल्थ भी अच्छा होगा। पीपीआर का वैक्सीनेशन आप लोग हमारे साथ एक बार अलग से हम बात करेंगे कि पीपीआर का वैक्सीनेशन जब हो रहा है तब आप अपने तरफ से भी, आपके तरफ से भी हम मदद करेंगे आपको यूज़ करना। ज़्यादा आपका मदद हम लेंगे, हम आपको मदद नहीं करेंगे, आपका मदद हम लेंगे, ताकि वैक्सीनेशन जब हो जाए तब उसमें ठीक से हो जाए। एक थोड़ा सा चटली जी ने एक विषय बताया था, तो ये विषय कई बार चर्चा में आता है कि बकरी और भेड़ में हम एफएमडी क्यों नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ऐसे नहीं कि हम करना नहीं चाहते हैं,
लेकिन जो हमारा नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, इंडोर्स प्रोग्राम है, हमने ये विषय कहा था कि 2030 तक हम भारत को वैक्सीनेशन के साथ एफएमडी मुक्त करेंगे, ये हमारा ध्येय है। उसको करने के लिए हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी जनरेट हो रहा है और वायरस का सर्कुलेशन बंद है। वो करने के लिए हमें जनरली हम यूज़ करते हैं डिवा एनेबल वैक्सीन यूज़ करते हैं, जिसमें हम वैक्सीनेटेड एनिमल और इन्फेक्टेड एनिमल को डिफरेंशिएट कर पाए। अभी जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं एफएमडी में, उसमें डिवा एनेबल नहीं है, और डिवा एनेबल नहीं होने के कारण हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सेंटिनल सर्विलेंस करें उस स्पीसीज में जहाँ पे एफएमडी के लिए वो एक तरीके से ससेप्टेबल तो हो, लेकिन एफएमडी उतना ढंग से, ज़्यादा ढंग से नहीं होता हो, जो सीप एंड कोट है। तो एक जगह में गाय भैंस अगर रखा हो, उसको हम वैक्सीनेशन लगातार कर रहे हैं, और साथ में सीप एंड गोट को वैक्सीनेशन अगर नहीं कर रहे हैं, और सीप और गोट में सैंपल लेके अगर हम ये एस्टेब्लिश कर पाए कि देखिए सीप एंड गोट में वायरस का कोई वायरस भी नहीं है और उसका एंटीबॉडी सेरोलॉजिकली भी नेगेटिव है, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हमारा वैक्सीनेशन ठीक से हो रहा है, और सेंटिनल सर्विलेंस में सीप एंड गोट हमारा काम करेंगे। और हमने जहाँ जहाँ सीप एंड गोट पॉपुलेशन थोड़ा सा वल्नरेबल सिचुएशन में है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे पेस्टोरलिस्ट है, और बाकी जगह में भी जहाँ पे पेस्टोरलिस्ट चलता है सीप एंड गोट के साथ, उनको हमने वैक्सीनेशन के अलाउ किया एफएमडी के लिए। बाकी जगह में एफएमडी वैक्सीनेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आप सेंटिनल सर्वेलेंस द्वारा इसको हम रोक पाए। और एक बात और आपको करना था, ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बकरी को दाना भी दे रहे हैं। नहीं तो जनरली ये होता है, बंगाल में और एक कहावत है कि पागले ने कीना बोले, छागले कीना खाए। मीन्स पागल क्या नहीं बोलता है, और छागल मतलब बकरी क्या नहीं खाता है। मतलब जो आपको कोई नहीं खा रहा है तो बकरी को दे दीजिए, वो बकरी खा ही लेगा। तो नीम पत्ता भी खाता है बकरी, आप कुछ नहीं खाएंगे, सूखा हुआ नीम पत्ता, नीम की फली, सहजन का डाटा, कुछ नहीं तो जो पेड़ होता है उसका छिलका, मतलब उसके भी कुदर के खा लेता है। लेकिन बकरी को अगर ठीक से खाना खिलाए, दाना खिलाए और ठीक से रखे, तो बकरी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। और इस बात से मैं सहमत हूँ रीना जी जो मैडम की बात को कही कि लाइफ स्टॉक, और मेरा एक इच्छा है, मेरा कुछ दिन बाद रिटायरमेंट भी हो जाएगा 1-1.5 साल में। यहाँ से तो मैं 5-6 महीने में चला जाऊँगा, उसके बाद मैं रिटायरमेंट लेके मैं काली में सोच रहा था, एक प्रोग्राम भी बना रहा था कि मेरा एक पहला काम होगा एक बकरी फार्म खोलने का और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। तो पोस्ट रिटायरमेंट भी हम सोच रहे हैं कि क्योंकि दिस इज सच ए गुड इनिशिएटिव एंड हैविंग ए ब्लैक बंगाल गोट। और एक आपको छोटा सा बात बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे सिरोही गोट में जनरली एक बच्चा होता है, वो बिल्कुल चिट्टीदार चीता के तरह देखने में लगता है, बहुत एकदम रोमन नोज के तरह, और उसका बॉडी भी बड़ा सुंदर होता है, जो राजस्थान में रहता है। एक बकरी एक ही बच्चा देती है। ब्लैक बंगाल गोट छोटी है, बहुत छोटी है। मुझे अभी भी याद है मैडम, जब मैं बंगाल से ट्रक से भर के बरेली में बकरी लाए थे, तो जब उतार रहे थे तो मेरा कुछ स्टाफ बोला, जो अटेंडेंट था, कि साहब आपको ठग दिया है ना। क्यों? कि आप तो कह रहे थे एडल्ट बकरी यहाँ आएंगे, कोई एडल्ट एक भी नहीं भेजे, सब बच्चे भेजे आपको, क्योंकि उनके पास तो ये साइज का बकरी तो देखा ही नहीं। तो हमने बोला कि तुम्हारा जो मालिक है, जिसका प्रोजेक्ट है, उसका हाइट भी तो देख लो, उसका हाइट से ही तो बकरी का हाइट होगा ना, उसका बकरी का हाइट बहुत बड़ा होगा तो काम कैसे करेगा वो। तो लेकिन उसका खास बात यह है कि तीन बच्चा अक्सर देता है। उसका एक कारण क्या है कि आप जैसे ही पूरब की तरफ जाएंगे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, सनलाइट का अलग है, गोट का जो रिप्रोडक्शन है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, उसका एक स्टडी है बहुत बढ़िया कि उसमें उनका नंबर ऑफ बच्चा होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। और एक चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, आप गोट में तो कर रहे हैं, साथ में शायद भेड़ छूट ना जाए। भेड़ छूट ना जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बकरी और भेड़ करीब करीब इकट्ठा चलने वाला है,
और पश्चिम बंगाल में गैरोल बोल के एक सीप है जो सुंदरबन में रहता है, नमक पानी पीता है और कम से कम 2 से 3 बच्चा देता है। तो इसी के साथ आपको मैं आपका हैचिंग होप में किया था और ये आपने हर्डिंग होप नाम दिया, बहुत सुंदर नाम दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके मदद से, सरकार की प्रचेष्टा से हम इस सेक्टर को आगे चार चांद लगाएंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।